अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आउट देयर। ये है क्लास 9th एंट्रेंस फिजिक्स लेक्चर 2 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर क्वेश्चंस। पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन वी हैव पीवाईक्यूज जो कि लास्ट 4 to 5 years में आपसे पूछे गए हैं। तो जब भी मैं क्वेश्चन करूं आप भी मेरे साथ करिए, पॉज करके स्क्रीन को, प्लीज डू द क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड जब आपको नहीं समझ आ रहा देन ओनली यू गो फॉर सॉल्यूशंस बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है The force with which a body is attracted towards the center of the earth is called। वो फोर्स जो अर्थ की तरफ हर किसी बॉडी को खींचता है, जहाँ की हम जानते हैं जब हमने थियोरी लेक्चर्स में पढ़ा था कि फोर्सेस दो टाइप के हैं, कंटैक्ट फोर्सेस और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्सेस में भी हमने दो टाइप की फोर्सेस पढ़े थे, मस्क्यूलर एज वेल एज फ्रिक्शन, और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में हमने तीन टाइप के फोर्सेस पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को खींच रहा था, एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बात जब कर रहे हैं वेट की, वेट जैसे कि हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में समझते हैं कि किलो में है और ये मास है, बट मोस्टली मास और वेट में बहुत फर्क है। मास मेजर वजन का है ना, से फॉर एग्जांपल 10 kg मास है। अब अगर मैंने इसके साथ एक्सेलरेशन जोड़ दिया, फोर्स बना दिया, इन दैट वे उसको हम वेट कहेंगे। सो वेट इज अ फोर्स, it is calculated in Newton while as mass is calculated in kgs, SI units हैं दोनों के। तो हम ये समझ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना बेटा। तो हम ये भी जानते हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम वेट कहते हैं, जो होता है मास इन केजीज एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा आंसर होगा वेट, which is force due to gravity, which is mass into acceleration. Force acting on an object may change। जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस लाता है। Does it change the direction of the object? Obviously yes। आपको याद होगा जब एक क्रिकेटर, जब एक बैट्समैन बॉल को बाउंड्री की तरफ मारता है, he is acting opposite to the direction जिससे उसको बॉलर ने बॉल बॉल किया था। So he is changing the direction of the ball। चेंजिंग द शेप थियोरी लेक्चर में पढ़ा था कि जब से फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेसिंग अ बलून इन बिटवीन योर हैंड्स और दोनों हैंड्स से आप इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स तो इक्वल है, बैलेंस्ड है, तो देयर इज नो चेंज इन द मोशन और पोजिशन बट देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। स्क्वीज इन हो जाता है तो शेप चेंज हो जाती है। क्या स्पीड चेंज होती है? से फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट जो बहुत तेजी से आ रहा है एंड देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइंग ऑन इट which is decreasing its speed। Alternatively अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी सी स्लो स्पीड पे चल रहा है एंड यू किक्ड इन, आपने किक मारा, जो ऑलरेडी स्पीड में था उसका स्पीड बढ़ गया, तो ऑब्वियसली फोर्स एक्ट्स ऑन द स्पीड एज वेल। तो फोर्स तीनों चीजों पे काम करता है। वी कैन से ऑल ऑफ द अबव। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। अब हम जानते हैं जैसे कि हमने कहा फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो है आपका केजी में है और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, और इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं। ये फोर्स का एसआई यूनिट है। तो यूनिट जो है न्यूटन वो फोर्स का एसआई यूनिट है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन डज फ्रिक्शन वर्क। हम जानते हैं फ्रिक्शन जो है एक्चुअल मोशन को, एक्चुअल फोर्स को रोकने का काम करता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन जा रहा होगा। सो वी कैन से द फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन द लिक्विड व्हेन द बाइंड फोर्स इज। हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट
तभी लिक्विड में फ्लोट कर सकता है जब उसका वेट, जब उसका फोर्स इज लेस दैन द बाइंड फोर्स। अगर वो ज्यादा हुआ बाइंड फोर्स से तो वो सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है वो सिंक करेगा, अगर बाइंड फोर्स ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगा। दो ऑप्शंस गिवन है, तो बाइंड फोर्स जो है वो वेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑपोजिट हुआ, अगर वेट ज्यादा हुआ, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आप भी खुद ट्राई करें बेटा। If the force on the surface is doubled and the area is reduced to half, pressure will, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लें। pressure is force upon area, और we can say force per unit area। तो फोर्स जो है आपका डबल हो चुका है, F की जगह 2F हो चुका है, और एरिया जो है वो हाफ हो चुका है, तो A/2 हो चुका है। 2 और 2 कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन में लिखना है और इसको बीच में मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देना है, विच इज 4F/A। सिली मिस्टेक्स नहीं करना है बेटा, ठीक है। बिकम्स 4 टाइम्स। तो ये हम समझते भी हैं कि जैसे ही हम एरिया को कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, जो कि हम थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अ हेवी बॉल ऑफ मास m इज लाइंग एट रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट है मतलब वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है। मोमेंटम p से डिनोट होता है, जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी ही 0 है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड, प्रेशर निकालना है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। तो ये नहीं होगा आपका क्योंकि वो न्यूटन में है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है आपका 100 न्यूटन और एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। 0 0 कट गया, ये हो गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल, तो ये है आपका 10 पास्कल्स। आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ बॉडी हैज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन इट्स। जो बॉडी का इनर्शिया है मतलब रेजिस्टेंस टू मोशन और रेजिस्टेंस टू बी इन द स्टेट वेयर इट इज ऑलरेडी, वो डिपेंड करता है आपके मास के ऊपर। तो जिस बॉडी का जितना मास होगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का जितना मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। तो बिना सोचे समझे आप मास पे टिक करके आएंगे, बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड की स्ट्रेंथ बताता है, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, जितना आप मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। फोर्स किस तरफ लग रहा है, से एग्जांपल मोशन इस तरफ आ रहा है और फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, करेक्ट। सो फोर्स के पास आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखेगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. Next is, what causes the leak in ink from pens while flying in aeroplanes? हम जानते हैं जो एरोप्लेन है वो लो प्रेशर पे रन करता है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर की लेयर को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जो हाइट है लेयर्स का वो कम होता हुआ जा रहा है। तो लो प्रेशर में हम चल रहे हैं, लेकिन पेन के अंदर जो इंक है वो हाई प्रेशर में है और फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो इंक के लीक होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। Why do porters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads? जो पोर्टर्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं, वो सामान डायरेक्टली सर पे नहीं रखते। पहले तो वो एक क्लॉथ का राउंड शेप लेके सर पे रखते हैं, उसके बाद सामान रखते हैं। अगर वो डायरेक्टली सर पे रखेंगे बच्चा तो एरिया ऑफ कंटैक्ट कम होगा, एंड वी नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, दे विल फील द प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। बिल्कुल यहाँ हेड के जस्ट टॉप पे, सॉरी
हेड के जस्ट टॉप पे, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कंटैक्ट कम होगा, है ना, तो उनको टॉप पे प्रेशर फील होगा. नाउ व्हाट दे डू इज, वो एक सर्कुलर शेप में कॉटन क्लॉथ लेते हैं, एरिया ऑफ कंटैक्ट बढ़ गया. जैसे ही एरिया ऑफ कंटैक्ट बढ़ेगा, प्रेशर जो है आपका वो कम होता जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी कंफर्टेबल इनफ. तो ये इसलिए करते हैं ऐसा ताकि वो प्रेशर को रिड्यूस कर सके, और एरिया ऑफ कंटैक्ट इंक्रीज करने पे ही वो प्रेशर रिड्यूस होगा. When two forces act in opposite direction, मान लीजिए एक अपना वेज या ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, F1 और F2. हमें बताना है, हम इन फोर्सेस को सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन से पता चलेगा. अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ रहे होते, ऐड करते. दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑलरेडी थ्योरी में हम ये कैप्चर कर चुके हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बेटा, या तो आप लिखेंगे F1 माइनस F2, या तो आप लिखेंगे F2 माइनस F1. ये तब लिखा जाएगा जब F1 बड़ा होगा, और ये तब लिखा जाएगा जब F2 बड़ा होगा, है ना बच्चे. तो जो बड़ा होगा नेट फोर्स उसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज तो डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस. 1 बार इज इक्वल टू, हम जानते हैं जब हम प्रेशर मेजर करते हैं उसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल. कभी कभी पास्कल छोटा यूनिट पड़ जाता है ना, तो कमर्शियली उसको यूज करने के लिए कभी कभी हम बार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पास्कल, जो कि प्रेशर का एक मेट्रिक यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है. तो यहां समझे, अगर हम ले किलो पास्कल, मतलब 10 की पावर 3 किलो, जब भी आप यूज करें 10 की पावर 3. अगर हम ले मेगा पास्कल, मतलब 10 की पावर 6 पास्कल. किलो और मेगा के बीच में आता है आपका बार, विच इज 10 की पावर 5 पास्कल. तो मोस्टली हम वहां यूज करते हैं मटीरियोलॉजी में या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, जहां आपके लिए पास्कल छोटा यूनिट पड़ जाता है, ठीक है. तो बार इज द मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल ओनली, है ना. तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 3 to 4 ईयर आपसे पूछे गए हैं कंटिन्यूसली. सो खुद से पहले सॉल्व करें एंड देन ओनली लुक फॉर द सॉल्यूशंस. बच्चा, पहला है मस्क्यूलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स. हम जानते हैं हमने फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. कंटैक्ट फोर्सेस में दो लिखे थे, फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा क्या था, मस्क्यूलर फोर्स. सिमिलरली नॉन कंटैक्ट फोर्सेस के 3 कैटेगरीज करे थे. कौन कौन सा था, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड what was the third one, ग्रेविटेशनल फोर्स. करेक्ट. तो ये तो थे नॉन कंटैक्ट, ये थे कंटैक्ट. तो मस्क्यूलर फोर्स तो अपना कंटैक्ट फोर्स का पार्ट है, हम लिखेंगे भाई ये है कंटैक्ट फोर्स. नॉन कंटैक्ट में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल. ओके. द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, हम हमेशा एयर की एनवेलप से सराउंडेड होते हैं, और एयर के भी, एटमॉस्फेयर के भी लेयर्स है, 5 लेयर्स, जो कि हम ऑलरेडी थियोरी में पढ़ चुके हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना. तो जितना आप जिस लेयर, जो लेयर सबसे नीचे है उसके ऊपर बाकी लेयर्स का भी वेट है, तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऑल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को आगे पास करते हुए जाएंगे, तो वेट भी ऊपर कम होता जाएगा और प्रेशर भी कम होता जाएगा. तो हम समझते हैं कि जो एयर हमारे इर्द गिर्द है इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एज सिंपल एज दैट.
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा है कि फोर्स अपॉन एरिया किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि वो प्रेशर को कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, या फिर जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। Dash exerted by an object on another is a force। जब हमने बिल्कुल थियोरी में शुरू में ही किया था, एक बात बोली थी कि जब हम बचपन से प्रेशर सुनते आए थे, हमें हमेशा ये लगता था किसी चीज को पुश करना या पुल करना। बाद में हमने रियलाइज किया जरूरी नहीं है कंटैक्ट हो, बिना कंटैक्ट के भी ये हो सकता है, इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो पुश और पुल exerted by an object is termed as force। The force exerted by the earth to pull the objects towards it, earth जो force लगाती है objects पे ताकि वो towards its center attract हो सके, वो है अपना gravitational force। Force exerted by a charged body, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था तो हमने कहा था जो चार्ज्ड बॉडी होती है वो या तो दूसरी चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या तो दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, डिपेंडिंग। अगर दो चार्जेस सेम है तो वो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो एक चार्ज्ड बॉडी को जब दूसरी चार्ज्ड बॉडी या फिर दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी को जब हम अट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल दी थी प्लास्टिक स्ट्रॉ की, जिसको हमने पेपर से रब किया था तो चार्ज जनरेट हुआ था, फिर हमने स्ट्रॉ को दूसरे अनचार्ज स्ट्रॉस के सामने रखा तो अट्रैक्ट किया, जब हमने दूसरे स्ट्रॉ को भी चार्ज कर दिया सेम प्रोसीजर से तो उन्होंने रिपेल किया। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसको देख सकते हैं और भी छोटे छोटे एग्जांपल्स, जैसे कि आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करें, या फिर बलून को वुलन क्लॉथ से रब करें और फिर अपने बाल के पास रखें, या फिर बचपन में करते थे कोम को बालों से रब करते थे और फिर पेपर के छोटे छोटे बिट्स जो है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते थे। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स चेंजेस द मोशन, जानते हैं हम फोर्स मोशन को चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है। क्या स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है? कर सकता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स से स्पीड को कम करेगा, अगर आप कोई फोर्स दे रहे हैं जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है देन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स, तब वो पहले ही वाली स्पीड को थोड़ा बढ़ा देगा। ठीक है, शेप ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई फोर्स जो दोनों तरफ से सेम लग रहा है लेकिन बॉडी इलास्टिक है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, दैट इज शेप ऑफ द बॉडी। तो तीनों चीजें हो सकती हैं बेटा। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 kg वेट इज इक्वल टू, बात है वेट की, उसको मास से कंफ्यूज नहीं करना है। हम क्या समझे, वेट जो है वो तो फोर्स है, मास फोर्स नहीं है। हाँ, तो वेट जब भी आप देखिए उसको मास से कंफ्यूज ना करें। हमसे फोर्स पूछा, ठीक है, तो हम फोर्स ही निकालेंगे। नाम रखा है वेट, है तो फोर्स, हम जानते हैं, करेक्ट। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास है 1 kg और एक्सेलरेशन, क्योंकि वेट है तो शुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जब अपनी तरफ खींचती है, which is 9.8। ठीक, तो 1 into 9.8 is 9.8। मास का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुल मिला के हो जाएगा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को तो हम न्यूटन कहते हैं, तो ये आपका 9.8 न्यूटन हो गया। तो जनरली हम कहेंगे अगर 1 kg बॉडी है, जब उसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी तो कितनी फोर्स से खींचेगी, तो हम कहेंगे मैम ऑलमोस्ट 10 न्यूटन से खींचेगी, 9.8 न्यूटन से। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम कभी कभी 9.8 को 10 मानते हैं एक्सेलरेशन में। नेक्स्ट है अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो पहले ये देख लें, यहाँ पे आपका स्प्रिंग बैलेंस है। बेसिकली जो बेटा स्प्रिंग बैलेंस है हुक्स लॉ पे जो है, हुक्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। इसमें होता क्या है, वेट मेजर कर रहे हैं हम। कोई बॉडी रखा आपने, मान लीजिए स्टोन रखा आपने, है ना। ये स्टोन अंदर स्प्रिंग है,
जैसे ही आपने स्टोन रखा तो ये स्प्रिंग को इलोंगेट करेगा, खींच लेगा। मान लीजिए वो x डिस्टेंस से खिंच गया, तो हुक्स लॉ कहता है जो फोर्स लगेगा ना वो उसी x के प्रोपोर्शनल होगा। और जब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट है यहाँ पे k। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जानना, आप सिर्फ ये जानेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट यानी कि फोर्स को मेजर करता है, और वो एप्लीकेशन है किसका, हुक्स लॉ का। ठीक है, जो कि स्प्रिंग के इलोंगेशन पे काम करता है कि उतना फोर्स लगेगा जितना स्प्रिंग इलोंगेट हुआ होगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। The strength of force is expressed by its force कितना strong है। Say for example in a tug of war, एक तरफ से 5 लोग हैं, एक तरफ से सिर्फ 2 लोग हैं। इस तरफ वाले लोगों ने मान लीजिए 1000 न्यूटन फोर्स दी है, उस तरफ वाले लोगों ने 100 न्यूटन फोर्स दी है। तो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड से समझ पा रहे हैं, नंबर से समझ पा रहे हैं कि फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें उस फोर्स का नंबर हमें उसका स्ट्रेंथ बताता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स is expressed by its magnitude. Correct? Leaves fall down on the ground due to, हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सारी चीजों को डाउनवर्ड्स मोशन में अट्रैक्ट करता है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. Force responsible for this is, जब हम ड्राई वेदर में अपने बालों को कोम करते हैं तो बाल फ्लफी हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। करेक्ट? ऐसा आप तब भी देखते हैं जब आप विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, एंड देन व्हेन यू चेंज तो कंटिन्यूसली आपको एक स्टैटिक करंट फील होती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द बॉडी ड्यू टू रबिंग। तो ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। Two objects repel each other. This is one of the important questions. उसको मार्क करें important. Two objects repel each other. This repulsion could be due to. अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये रिपल्शन कैसे होगा? याद है जब आपने पढ़ा नॉन कंटैक्ट फोर्सेस आपके थियोरी लेक्चर में, तब हमने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर दो अनलाइक पोल्स होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। से अगर एक साउथ एंड नॉर्थ पोल है या फिर नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अगर दो लाइक पोल्स होंगे से नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल या फिर साउथ एंड साउथ पोल, तब ये रिपेल करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स के केस में नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो अट्रैक्ट करते, साउथ साउथ हो या नॉर्थ नॉर्थ हो ये रिपेल करेगा, है ना बच्चा। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको याद है आपकी प्लास्टिक स्ट्रॉ, जब प्लास्टिक स्ट्रॉ को पेपर से चार्ज करते थे और दूसरी प्लास्टिक स्ट्रॉ को हैंग रखते थे, दूसरी प्लास्टिक स्ट्रॉ अट्रैक्ट हो जाती थी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जब हम दोनों प्लास्टिक स्ट्रॉज को दो पीस ऑफ पेपर के साथ लेके दोनों को चार्ज करते थे, दोनों के अंदर लाइक चार्जेस आती थी और दोनों रिपेल करते थे। तो यहाँ पे भी जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करती है और अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना बेटा। तो रिपल्शन मैग्नेटिक फोर्स में भी आपको देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी। सो आपका ऑप्शन है इट कैन आइदर बी अ मैग्नेटिक फोर्स और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Which of the following forces is a contact force? हम जानते हैं contact forces में हमने दो forces पढ़े थे, muscular force and frictional force. Non contact forces में पढ़ा था gravitational, electrostatic and magnetic force. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं contact force की, ये होना चाहिए अपना frictional force. This is non contact force. This is also non-contact force and this is also non-contact force. There is only one contact force जो कि है friction.
अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, एक बॉल है ग्राउंड पे रोल डाउन कर रही है एंड स्लोज डाउन, कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन बॉल फिर भी स्लो डाउन कर रही है क्योंकि ग्राउंड फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है which is acting in the opposite direction of the motion and ultimately results in the halt of that motion, stopping of that motion. So आपका ऑप्शन होगा friction. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. Force of friction always acts on moving objects and its direction shall be. Frictional force का direction should be opposite to the direction of motion so that it acts opposite to the direction of motion. Motion के opposite चलेगा तभी तो रोकेगा. So it should be opposite to the direction of motion. Correct. दूसरा question number 17 में आपसे पूछा pressure का formula. We know pressure is फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम पास्कल कहते हैं. कभी कभी जब आप उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक बड़ा यूनिट बन जाता है जिसे हम बार कहते हैं, जिसको आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए. वो प्रेशर का मेट्रिक यूनिट है. तो प्रेशर है आपका फोर्स अपॉन एरिया, which is option B, force on area. Correct. Next है, the batsman hits the ball for a boundary past the bowler. That is 4 runs. The batsman, thus एक बैट्समैन जो है बॉलर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल को मार के चौका मारता है. उस मोमेंट में क्या क्या चेंज होगा? पहली चीज, क्या डायरेक्शन चेंज हुई? ऑब्वियसली बॉलर इस तरफ से मारा था, बैट्समैन ने उल्टी डायरेक्शन में मारा है तो डायरेक्शन चेंज तो हुआ है. तो देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन. क्या स्पीड चेंज हुई है? ऑब्वियसली बॉल को बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कुछ तो स्पीड चाहिए होगी एक्स्ट्रा. तो जब बैट्समैन मारेगा बॉल को, ही इज इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बॉल ऑल्सो, सो स्पीड ऑफ द बॉल ऑल्सो चेंजेस. तो चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द बॉल. ऑप्शन ए. करेक्ट. बहुत विजुअलाइज करके आप कर सकते हैं. दिस इज बेसिक प्रैक्टिकल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द फोर्स क्रिएट्स, देन कम्स इन द न्यूमेरिकल. हमको चाहिए फोर्स. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स निकालना है. मास है 0.5 kg, 1/2 यानी कि हाफ kg, और एक्सेलरेशन है 10. ये भी ऑलरेडी SI यूनिट में है और ये भी ऑलरेडी SI यूनिट में है. ठीक है बच्चा. तो ये हो जाएगा 2 1s are 2 5 and then this is 5 kg meter per second square which is 5 Newton. ठीक है. तो आपका फोर्स होगा 5 न्यूटन. फोर्स का यूनिट है न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. SI यूनिट, CGS यूनिट भी होता है, डाइन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is responsible for wearing out of bicycle tires? बाइसिकल के टायर, जब आप बाइसिकल कंटिन्यूसली चलाते हैं तो उसके टायर्स विद टाइम वेयर आउट होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो बार बार ग्राउंड सरफेस के कंटैक्ट में आता है और कंटैक्ट फोर्स कौन सा है? अपना फ्रिक्शनल फोर्स. तो उसके ऊपर लगता है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका. कन्वर्ट 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को जो कि फोर्स का SI यूनिट है, उसको डाइन में कन्वर्ट करिए जो कि CGS यूनिट है. CGS मतलब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को, kg को यूनिट कन्वर्ट करना है ग्राम में, सेकंड ही रहेगा. ठीक है. दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, CGS यूनिट. चलिए चेक कर लेते हैं. तो फोर्स है जो आपका वो है मास इनटू एक्सेलरेशन. हम 1 न्यूटन की बात कर रहे हैं तो ये होगा 1 kg और ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 kg को ग्राम में करना है, बिकम्स 1000 ग्राम्स.
मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर, सेकेंड को चेंज नहीं करना है ना बच्चा। तो ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2, दोनों मिला के हो गए 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है आपके फोर्स का CGS यूनिट। तो आपका आंसर है 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन्स। ठीक है, होप आप इससे रिलेटेड बाकी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। दीज आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। प्लीज बिल्कुल फोकस से जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है उसको बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। आई विल बी अराउंड, आई विल बी टीचिंग यू ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।